आज की क्लास में हम लोग साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हम लोगों का साइंस का फर्स्ट क्लास है। तो आप लोग पहले बताइए कि पीपीआई ट्यूटोरियल का मतलब क्या होता है। आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि पीपीआई ट्यूटोरियल का मतलब क्या होता है। आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताइए। तो जो भी स्टूडेंट्स आप लोग बता रहे हैं क्वालिटी प्लस ट्रस्ट, आप लोगों का बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि पीपीआई ट्यूटोरियल का जो सिनोनिम्स होता है वो क्वालिटी प्लस ट्रस्ट होता है। तो आज की क्लास में हम लोग साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके बिहार पैरामेडिकल में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइंस से पीसीबी मिलाकर, साइंस मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चंस मीन्स 125 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस 125 मार्क्स के पूछे जाते हैं साइंस से। तो साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रखता है। तो साइंस को आप लोगों को अच्छे से करना है। और साइंस जो भी पूछे जाते हैं वो आपके 11th और 12th से पूछे जाते हैं। तो साइंस आप लोगों को पढ़ना है तो उसके लिए 11th और 12th पढ़ना पड़ेगा। तो और आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से तैयारी करना होगा। तो आप लोग हमारे चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल से भी अपना तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोगों को अच्छे से बिहार पैरामेडिकल का प्रिपरेशन करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ के भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन आप लोग स्टूडेंट्स लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन है हमारा पानी, खनिज, एंजाइम, वायु। तो आप लोगों को बताना है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन है आप लोगों का वाटर, खनिज को इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स, एंजाइम्स और वायु को एयर। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आप लोगों का आंसर देख रही हूँ। तो यहाँ पे मोस्टली सभी बच्चों लोग का आंसर सही आ रहा है। तो जिनका भी आंसर पानी, तो जो भी स्टूडेंट्स आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उन लोगों का आंसर बिल्कुल राइट है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पानी। पानी जो है वो पेट में भोजन को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे स्टोमक की बात आई है और भोजन को पचाने की बात आई है। तो थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं कि स्टोमक में खाना जाने से सबसे पहले माउथ में आएगा। स्टोमक में जब खाना जाता है तो वो सबसे पहले हमारे माउथ में आता है। तो सबसे पहले कहाँ आता है, तो ये माउथ में आता है। अब माउथ के अंदर स्टोमक में खाना जाने से सबसे पहले माउथ में आएगा। और माउथ के अंदर जो होता है आपका फूड वो किसके साथ मिलता है, तो वो सलाइवा के साथ मिलता है। और सलाइवा कहाँ जाता है, तो ये बोल्स में जाता है। और बोल्स में जाके ये स्टोमक में चला जाता है। तो आपके डाइजेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाटर प्लस HCl। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वाटर। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये वाटर हो जाएगा, पानी। अब इसको हम लोग छोटे फॉर्म में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो भोजन होता है वो कहाँ आता है, तो ये माउथ में आता है। माउथ में आता है, उसके बाद तो क्या होता है, तो ये फूड,
तो यहाँ पे ये फूड जो होता है वो माउथ में आता है, और फूड में क्या मिलता है, तो ये सलाइवा मिलता है। फूड में आपका सलाइवा मिलता है, और सलाइवा जाकर बोल्स, VOLUS, फूड में क्या होता है कि सलाइवा मिलकर ये डायरेक्ट फिर यहाँ से स्टोमक में चला जाता है, स्टोमक में चला जाता है फिर। तो सबसे पहला जो आपका भोजन होता है वो माउथ में आता है, और माउथ में आएगा तो आपका जो फूड है वो किसके साथ मिलेगा, तो ये सलाइवा के साथ मिलेगा। और सलाइवा जो है वो कहाँ जाएगा, तो सलाइवा जो है वो बोल्स में जाएगा। अब बोल्स के बाद डायरेक्ट आपका भोजन स्टोमक में चला जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके डाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाटर प्लस HCl। आपके डाइजेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाटर प्लस HCl। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में देख रहे हैं कि यहाँ पे तो HCl की बात नहीं हुई है, तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A कौन है, तो ये है पानी। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्टोमक के अंदर में होता है प्रोटीन। स्टोमक के अंदर क्या होता है, स्टोमक के अंदर प्रोटीन होता है। स्टोमक के अंदर प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जो है वो डाइजेशन में मदद करता है। प्रोटीन जो है वो डाइजेशन में मदद करता है। प्रोटीन जो है वो डाइजेशन में मदद करता है। आप प्रोटीन के डाइजेशन में आप लोगों को पता होगा कि 2 एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन के डाइजेशन में। जैसे देख लीजिए, ये प्रोटीन है, और जब इसका डाइजेशन होगा तो 2 एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, तो ये पेप्सिन होता है, और दूसरा जो एंजाइम है वो रेनिन होता है। तो प्रोटीन के डाइजेशन में 2 एंजाइम्स होते हैं, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। तो चलिए अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है एंजाइम्स के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स जो है ये बायोकैटलिस्ट है, कैटालिस्ट। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या होता है। तो जो बायोकैटलिस्ट है इसका मतलब होता है कि ये रिएक्शन को तेज कर देता है, ठीक है, और जो एक्टिवेशन टाइम होता है उस रिएक्शन को करने के लिए उसको कम कर देता है और रिएक्शन को फास्ट कर देता है। एक्टिवेशन टाइम को कम करता है और रिएक्शन को फास्ट करता है। तो ये हो गया हमारा एंजाइम। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोबर गैस में मुख्य होता है। आप लोगों से पूछा जा रहा है गोबर गैस में मुख्य होता है। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन है आपका गोबर गैस में क्या होता है, तो ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, ऑक्टेन और प्रोपेन। आप लोगों को बताना है कि ब्यूटेन, मीथेन, ऑक्टेन और प्रोपेन इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग VVI कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों का आंसर राइट आ रहा है। गोबर गैस में जो होता है वो मीथेन होता है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो मीथेन राइट हो जाएगा। मीथेन इज अ करेक्ट आंसर।
अब आप लोगों को बताना है कि मीथेन, तो मीथेन का सिंबल क्या होता है, तो मीथेन को CH4 बोलते हैं और ये आपकी ग्रीन हाउस गैस भी होती है। मीथेन जो है ये ग्रीन हाउस गैस भी है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस भी है और CH4 को मार्स गैस भी बोलते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। और ब्यूटेन, अब बात आती है ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन होता है LPG में। ब्यूटेन कहाँ होता है, LPG में। और LPG का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG के अंदर होता है स्मेलिंग एजेंट। LPG के अंदर जो होता है वो स्मेलिंग एजेंट होता है और ये स्मेलिंग एजेंट किसके कारण होता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो ये स्मेलिंग एजेंट होता है वो इथाइल मार्केप्टन के कारण होता है। इथाइल मार्केप्टन LPG में जो स्मेलिंग एजेंट होता है वो इथाइल मार्केप्टन के कारण होता है। तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे गैस सिलेंडर जब खुला रहता है तो उसमें से गंध आने लगती है, इसी को स्मेलिंग एजेंट बोलते हैं। और ये जो स्मेल आती है वो इथाइल मार्केप्टन के कारण आती है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिकाओं में कौन सा सेल ऑर्गेनेल सेल पाया जाता है। आप लोगों से पूछा जा रहा है पादप कोशिकाओं में कौन सा सेल ऑर्गेनेल सेल पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका गुणसूत्र, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है राइबोसोम और फोर्थ है प्लास्टिड्स। आप लोगों को बताना है कि पादप कोशिकाओं में कौन सा सेल ऑर्गेनेल में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है गुणसूत्र, सेकंड है राइबोसोम, नेक्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है प्लास्टिड्स। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पे मोस्टली बच्चों लोग का आंसर रॉन्ग आ रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम ये प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। राइबोसोम जो है ये प्लांट और एनिमल दोनों में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो होता है वो ओनली प्लांट सेल में होता है। तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और जान लेते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टिड्स की बात आई है, तो यहाँ पे प्लास्टिड्स के बारे में हम लोग ये जो प्लास्टिड्स होता है, प्लास्टिड्स ये ओनली प्लांट सेल में होता है। ये जो प्लास्टिड्स है ये प्लांट सेल में सिर्फ होता है। कहाँ होता है, तो ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है। और ये प्लास्टिड्स जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है ल्यूकोप्लास्ट और थर्ड जो होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। थर्ड जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है। तो ये प्लास्टिड्स जो है वो 3 टाइप्स को होता है। फर्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड होता है ल्यूकोप्लास्ट और थर्ड होता है क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हम लोग, ये ग्रीन कलर देता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन देता है। और क्लोरोप्लास्ट में जो होता है इसमें DNA भी रहता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या, तो DNA रहता है, ये ग्रीन कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, कलरलेस वाइट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस वाइट होता है और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट कलर होता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट कलर होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओकोजेनन किसके लिए जिम्मेदार है। ओकोजेनन जो है ये किसके लिए जिम्मेदार है, तो आप लोग का ऑप्शन है एड्स, कैंसर,
क्षयरोग, टाइफाइड। आप लोगों को बताना है बच्चों कि जो ओकोजेनन है ये किसके लिए जिम्मेदार है? एड्स के लिए, कैंसर के लिए, क्षय रोग के लिए कि टाइफाइड के लिए? आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो उनका आंसर बिल्कुल राइट है। तो क्या हो जाएगा? तो कैंसर। ओकोजेनन जो है वो जिम्मेदार होता है कैंसर के लिए। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। कैंसर स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। और एड्स, यहाँ पे एड्स की बात आई है तो एड्स 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। और एड्स HIV के कारण फैलता है। एड्स जो है वो HIV के कारण फैलता है। अब एड्स के लिए इलीसा टेस्ट किया जाता है, ELISA। एड्स के लिए इलीसा टेस्ट किया जाता है। तो अब हम लोग ऑप्शन है हम लोगों का टाइफाइड। तो टाइफाइड क्या है? तो ये साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। और जो टाइफाइड का टेस्ट होता है उसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? आप लोगों को बताना है ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। ऑप्शन है आपका प्रतिरोध, ऑप्शन बी है केवल धारा, ऑप्शन सी है केवल वोल्टता और ऑप्शन डी है धारा और वोल्टता दोनों। आप लोगों को बताना है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो जो भी बच्चों लोग का आंसर डी आ रहा है उन लोगों का बिल्कुल आंसर राइट है, धारा और वोल्टता दोनों को। तो ओम का नियम आप लोगों को पता होगा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR। यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटता है तो V बराबर IR हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ओम्स का नियम क्या होता है, तो V = I × R। यहाँ पे R आपका रेजिस्टेंस हो गया, I आपका करंट हो गया और V जो है वो आपका वोल्ट हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो ऑप्शन है आधा रह जाएगा, ऑप्शन बी है 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी है 16 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली बच्चों लोग का रॉन्ग आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16 गुना हो जाएगा। तो ये जो भी हमारे स्टूडेंट्स जो भी पेड कोर्स में हैं उन लोगों को ये टॉपिक्स पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग इस टॉपिक्स को अच्छे से किए होंगे तो आप लोग को ये आंसर समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को MCQ करवाया जा रहा है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह नियम है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। ऑप्शन है कूलॉम का नियम, ऑप्शन बी है फैराड का नियम, ऑप्शन सी है ओम का नियम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए मोस्टली बच्चों लोग का आंसर सही आ रहा है। जो भी बच्चे लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट है, ओम का नियम। आप लोगों को पता होगा कि
ओम का नियम जो है वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटता है तो V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे जो कूलॉम का नियम होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ पे कूलॉम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे होता है F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे K क्या है, तो यही जो K है ये हमारा कूलॉम कांस्टेंट है। ये क्या है, कूलॉम कांस्टेंट है। और यहाँ पे कूलॉम का एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलॉम का जो एसआई यूनिट होता है ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। चलिए आप लोग को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि कूलॉम का जो एसआई यूनिट होता है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे बात आती है फैराड। तो फैराड जो होता है वो धारिता का एसआई यूनिट होता है। फैराड जो है वो धारिता का एसआई यूनिट होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है कौन सा हैलोजन तत्व जिनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है। ऑप्शन है आप लोगों का फ्लोरीन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ब्रोमीन और ऑप्शन डी है आयोडीन। आप लोगों को बताना है, आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो जो भी बच्चों लोग का आंसर फ्लोरीन आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो राइट ए हो जाएगा, फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता जो है वो यौगिक जो है वो फ्लोरीन है। केमिस्ट्री भी आप लोगों को पढ़ा दी गई है, आप लोग इसका भी अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है। आप लोगों से पूछा जा रहा है टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख सकते हैं H2SO4, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ब्रोमीन और ऑप्शन डी है फ्लोरीन। तो आप लोगों को बताना है, आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए यहाँ पे कुछ बच्चे लोग का आंसर सही भी है, कुछ का रॉन्ग भी है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए इसका राइट आंसर जान लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। जो भी बच्चे लोग का आंसर फ्लोरीन है उनके लिए वेरी गुड। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला जो हैलोजन है वो फ्लोरीन है। यहाँ पे H2SO4 को क्या बोलते हैं, तो H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीन्स नेक्स्ट ऑप्शन। तो अब हम लोग बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुण है। अनुसंख्यक गुण को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सा है, श्यानता, पृष्ठ तनाव, तरलता, पराशरण। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये तो आप लोग 9th 10th में भी पढ़े होंगे तो सभी लोग को मे भी याद होंगे। तो यहाँ पे जो आप लोगों का आंसर राइट है वो है पराशरण। पराशरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बात कर लेते हैं श्यानता के बारे में। तो श्यानता का जो एसआई यूनिट होता है ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, और जो यहाँ पे पृष्ठ तनाव है इसका जो एसआई यूनिट होता है ये न्यूटन पर मीटर होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो पॉइंट है आपका गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो आप लोगों को पता होगा कि क्रोमोसोम हमारे बॉडी में 46 होता है। कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारे बॉडी में, तो 46 होता है। और इसमें जो होता है वो 22 पेयर्स होते हैं आपके ऑटोसोम्स। 22 पेयर्स जो होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स जो सब में सेम होते हैं। और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। एक क्या होता है, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम।
तो जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो गर्ल्स में XX होता है और बॉयज़ में XY होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिख देते हैं। तो हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो ये 44 होते हैं। हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो ये 46 होते हैं। कितने होते हैं? तो ये 46 होते हैं। इसमें 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, जो सभी में सेम होते हैं, और एक जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। एक क्या होता है? तो ये सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम होता है तो गर्ल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XX होता है, और जो बॉयज़ में होता है वो XY होता है। तो XX जो होता है वो गर्ल्स का क्रोमोसोम होता है, और XY जो होता है XY वो बॉयज़ का क्रोमोसोम होता है। तो चलिए अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और है। तो ऑप्शन था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये क्या है? तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और ऑप्शन था ATP। ATP को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बोलते हैं। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। अब बात आती है RNA मीन्स राइबोसोम। अब बात किसकी आती है? तो राइबोसोम की बात आती है। तो राइबोसोम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। राइबोसोम, तो ये राइबोसोम जो होता है वो RNA का बना होता है। राइबोसोम क्या है? तो ये RNA का बना होता है राइबोसोम। और राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। अब प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, तो ये भी जो होता है वो राइबोसोम होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ते रहिए। और आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी अवश्य कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे मज़ेदार साइंस की सीरीज़ को लेके। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी साइंस का आप लोग अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।